हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओसीडी के बारे में। ओसीडी के पीछे असली वजह मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से ओसीडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही प्रैक्टिस कर कर अपनी ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। ओसीडी सफ़रर का पेन समझिए और उनकी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ओसीडी सफ़रर्स के साथ शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ओसीडी की एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप अगर मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं कि ओसीडी के पीछे की असली वजह क्या होती है। तो समझिए कि ओसीडी क्या होता है, किन वजह से वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और किस वजह से इंसान जो है वो ठीक नहीं हो पाता। सब समझेंगे बहुत आराम से। एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। समझिए सबसे पहले कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक हैबिट है, एक आदत है, एक सर्टेन तरीके से विचार जो आते हैं उन पर एक्ट करता है पर्सन। अब ये क्या है, अनकॉन्शियस होने लगता है। जैसे आप हैबिट्स के बारे में जनरली समझ लीजिए। हैबिट्स क्या होती हैं, हमने शुरुआत में कॉन्शियसली एक्ट किया, कोई थॉट आया, हमें कोई चीज़ पसंद आई या फिर वो हमारे बिलीफ से वैल्यूज से मिलती है और हमने उस थॉट पर एक्ट किया और रिपीटेड एक्ट किया, तो रिपीटेड एक्ट करने की वजह से वो हमारी हैबिट बन गई। सारी हैबिट्स अनकॉन्शियस लेवल पर होती हैं, यानी कि अपने आप ही होती रहती हैं। अब हम किस भी चीज़ की हैबिट डाल लेते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता। हम आराम से अपना कुछ और कर सकते हैं और वो हैबिट्स अपने आप होती रहती हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है तो उसकी आंख अपने आप ही खुल जाती है, उसको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे सपोज कीजिए आप कोई व्हीकल चलाना सीखते हैं, पहले आपको बहुत ही कॉन्शियसली उस पर अटेंशन पे करना होता है, आप बहुत ध्यान से और काफ़ी बार उसको रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देन वो क्या होता है, आपका सबकॉन्शियसली अपने आप ही हैंडल होने लगता है। आपको बार बार ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कहाँ पर उसका स्टीयरिंग, कैसे ब्रेक, क्लच, इन सब का कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, आप आराम से ड्राइव कर पाते हैं। तो हैबिट्स ऐसी ही होती हैं किसी भी चीज़ में, यानी कि मास्टरी, और मास्टरी होने के बाद वो आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो ओसीडी वाला जो है वो समझे कि ओसीडी में जो विचार आता है और उस पर जो एक्ट है वो एक उनका हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न एंड हैबिचुअल एक्ट हो जाता है। तो ओसीडी एक हैबिट है और हैबिट्स के बारे में बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, कोर बिलीफ। ओसीडी के पीछे हर पर्सन के कुछ कोर बिलीफ होते हैं। जैसे किसी को अगर सफाई वाली ओसीडी हो गई है तो उसका गंदगी को लेके, साफ सफाई को लेकर कुछ कोर बिलीफ होता है। अब वो जो कोर बिलीफ होता है उसी की वजह से उसके अंदर उस तरीके की थॉट्स पैदा हो रही होती हैं। सपोज कीजिए किसी का ये बिलीफ है कि एक बार हाथ धोने से साफ नहीं होते हैं हाथ। अब वो उसका एक ये कोर बिलीफ है कि एक बार हाथ धोने से साफ नहीं होते हैं हाथ, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को साफ करना चाहेगा, तो वो 2-3 बार इस तरीके से अपने हाथ धोएगा। तो उसके पीछे का एक कोर बिलीफ। अब क्या है, ये कोर बिलीफ कैसे बना? ये कोर बिलीफ आप जानते ही हैं, किसी भी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसके रेफरेंसेस, उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बनता है। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं कि ये जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये सच है, तो फिर वो हमारा बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और जब हम उसको रिपीटेडली इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो वो हमारा कोर बिलीफ बन जाता है। और हम सब अपने कोर बिलीफ्स के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल होते रहते हैं, क्योंकि कोर बिलीफ्स की नेचर जो होती है वो कंट्रोलिंग होती है। अब उनकी नेचर कंट्रोलिंग होती है तो वो हमें कंट्रोल करते हैं और फिर वो उससे सिमिलर थॉट्स को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऑपोजिट जो थॉट होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी का ये बिलीफ बना हुआ है साफ सफाई को लेके कि यहाँ पर छू लिया है तो ये गंदगी हो गई है, जर्म्स आ गए हैं, ये है। अब उसके कोर बिलीफ उसको कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी उनके जैसा ही एक्ट करता है, मतलब उनके कहने से हाथ धो लेता है, साफ सफाई का ख्याल रखता है, तो वहां पर क्या है, वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई उनको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई जर्म्स नहीं है, कोई गंदगी नहीं फैली है और ये क्या पागलपन है, क्या ये लगा रखा है कि बार बार साफ सफाई करते रहो, तो वो उनके कोर बिलीफ के अगेंस्ट चला जाता है। तो वहां पर नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो पैनिक कर जाते हैं। तो आपको समझना होगा जो कोर बिलीफ्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। और ये कैसे डेवलप होते हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से, रेफरेंसेस की वजह से और आपकी इंटरप्रिटेशंस की वजह से। अब
इनसे जो भी मैच करता है तो उसको तो क्या कर लेते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो इनसे मैच नहीं करता है उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। और हैबिट्स की नेचर भी जैसे क्या होती है, इनकी नेचर भी कंट्रोलिंग ही होती है। तो अब देखिए कि कितने कंट्रोलिंग फैक्टर हैं। एक तो हैबिचुअल आपका एक्ट करने का पैटर्न, हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न, वो भी कंट्रोल करता है। कोर बिलीफ होता है उसके पीछे, वो भी कंट्रोल करता है। मतलब किसी भी तरीके की ओसीडी होगी तो उसके पीछे एक कोर बिलीफ जरूर होगा, चाहे वो किसी को मन्नत वाली ओसीडी हो, किसी को चेक करने की हो, सबके पीछे उनका कोई ना कोई डीपली रूटेड कोर बिलीफ होता ही होता है। इसी तरह से ओवर थिंकर, जो भी ओसीडी सफर होता है, ओसीडी क्या है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। एकदम डायरेक्ट किसी को ओसीडी नहीं हो जाएगा, ऐसे बैठे बैठाए रातों रात ओसीडी हो गया। उसके पीछे उनका कोई ना कोई एंजाइटी पैटर्न, उनका ओवर थिंकिंग पैटर्न जरूर होता है पहले से ही, चाहे वो उनको चाइल्डहुड से हो या फिर उनकी ग्रोइंग एज में डेवलप हो रहा हो। कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा होता है कि वो लोग इमोशनल, सेंसिटिव, ज्यादा सोचने वाले जरूर होते हैं। मतलब आराम से, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो ओसीडी से रिलेटेड, ओसीडी तो क्योंकि एक सर्टेन एज पर हुई है उनको, उससे पहले भी उनका हर चीज को बहुत ही सीरियसली लेने का, उस पर ज्यादा सोचने का और उसे सोच के समझ कर करने का, मतलब थोड़ा सा उस चीज में डीप चले जाने का, उस चीज को ज्यादा महसूस कर लेने का ऑलरेडी उनके पास पैटर्न होता है। तो वो लोग ओवर थिंकर भी होते हैं। अब जो भी लोग ओवर थिंकर होते हैं तो उनकी थिंकिंग भी क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। जो भी वो सोच रहे होते हैं उसी में उलझे रहते हैं। तो क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर। आप देख रहे हैं कि ओसीडी में लगातार कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली की कंडीशनिंग होती है, या फैमिली में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट की हिस्ट्री। जब भी मैं ओसीडी सफरर से बात करती हूँ तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ निकलता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी को ओसीडी हो या किसी और तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर हो, उनकी फैमिली कंडीशनिंग, फैमिली की तरफ से प्रेशर, जैसे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं या फिर उन्होंने वैल्यूज जो दी हैं बच्चे को, जो बिलीव्स दिए हैं वो इस तरीके के दिए हैं। जैसे मैं एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक लड़का जिसको रिलीजियस ओसीडी थी, तो उसके बचपन से ही लेकर उसको रिलीजियस इतने सारे ऐसे डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स दे दिए गए हैं कि अगर पूजा नहीं करोगे तो ये होगा, आधा आधा घंटा पूजा करनी चाहिए, मंदिर के बाहर से निकलो, अगर आप हाथ जोड़कर नहीं निकलते हो तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं, ये दान नहीं दिया और ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब उसकी कंडीशनिंग ही इस तरीके से एंड प्रेशराइज कराकर वो करा जाता था। अब खाना भी दिया जाता था तो जाओ पहले अच्छे से हाथ पैर पूरा धो कर आओ, फिर भगवान जी के, क्योंकि जो खाना होता है वो भी भगवान जी का प्रसाद होता है। मतलब इस तरीके की तमाम कंडीशनिंग उसको दी गई थी। तो वहां पर क्या था, उसके ऊपर प्रेशर था हर चीज का। एज अ चाइल्ड वो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रेशर था। अब वो प्रेशर बिल्टअप होता चला गया, अंदर अंदर महसूस होता चला गया, एक पैटर्न बनता चला गया। तो फैमिली का कोई कंडीशनिंग, प्रेशर, जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़की जिसको उसकी शादी के बाद साफ सफाई की ओसीडी ट्रिगर हो गई, तो उसने अपने बचपन से ही घर में देखा था कि वही नहीं, उसका पूरा परिवार, कि अगर वॉशरूम से आए हैं तो 2 बार हाथ धोने हैं, अगर वॉशरूम का कहीं भी कुछ टच हो गया तो आकर कपड़े बदलने जरूरी हैं, वॉशरूम की चप्पल अलग और जगह की अलग। इस तरीके से कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ कंडीशनिंग का पार्ट, कुछ प्रेशर का पार्ट, पेरेंट्स के पार्ट पर कोई एग्रेशन, कोई फियर, क्रिटिसाइज करना, पेरेंट्स के बीच में अपना कोई उनका लड़ाई झगड़े का इशू, या बच्चे को किसी भी तरीके से इमोशनल अब्यूज, कुछ ना कुछ इस तरीके की हिस्ट्री, या फिर पेरेंट्स कोई किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है, जरूर निकलती है। तो हमें इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब हम सारे फैक्टर्स को ठीक नहीं करेंगे, केवल ऊपर ऊपर से जो भी सिम्टम ओसीडी के दिखाई दे रहे हैं, जो थॉट, जो कंपल्शन है उस पर काम करेंगे, रूट पर काम नहीं करेंगे, तो ओसीडी पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगी। क्योंकि सिम्टम्स क्या है, हटते रहेंगे, फिर वो नए नए थॉट्स पैदा होते रहेंगे, अभी किसी और तरीके की ओसीडी है, फिर वो नए तरीके के विचार आने लगेंगे। तो हमेशा रूट कॉज पर काम करना है, क्योंकि जो हमारा फैमिली प्रेशर, जो बचपन की कंडीशनिंग, जो हमारे ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, उनकी नेचर भी क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो ऊपर ऊपर काम नहीं करना है, रूट लेवल पर जाकर काम करना है। अगर आप ओसीडी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री पूरा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मैं उनकी जिस भी एज में वो होते हैं उससे लेकर बचपन तक पूरी हिस्ट्री जरूर खंगालती हूँ, कहाँ कहाँ पैटर्न है, और उनकी जड़ों को ही उखाड़ दिया जाता है, तभी ओसीडी पूरी तरीके से ठीक होता है। आगे बढ़ जाते हैं, फियर।
ओसीडी वाले के अंदर एक इंटेंस फियर होता है। अब फियर की साइकोलॉजी समझ लीजिए। फियर की जो साइकोलॉजी होती है वो होती है कंट्रोलिंग नेचर। डर किसी भी चीज से एसोसिएट कर दिया जाता है तो वहां पर कंपल्शन आ जाता है, वो बाध्य करता है, आपको कंट्रोल ही कर देता है। अब जबकि फियर एक फीलिंग है, सब जानते हैं कि कोई भी फीलिंग जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है कि हमेशा ही रुक जाएगी। फीलिंग्स की नेचर जो होती है वो ऐसे बेल शेप की होती है, ऐसे बढ़ती है, पीक पर जाती है और फिर डाउन भी जाती है। लेकिन जो फियर उससे एसोसिएटेड होता है, उस विचारों से, उस बिलीफ से, वो इतना इंटेंस वो लोग महसूस करते हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है वो रिएक्टिव बॉडी है। जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग थॉट चलेगा और उससे इमोशन ट्रिगर होगा और आपके अंदर फीलिंग पैदा होगी तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। तो फिजिकल सिम्टम आ जाते हैं, कोई रेस्टलेस फील करने लगता है, किसी को किसी और तरीके के सिम्टम आ जाते हैं। तो वहां पर वो है उनका फियर उनको कंट्रोल करने लग जाता है। तो फियर क्या है, आपको बाध्य करता है। अब देखिए फियर कैसे कैसे काम करता है। जैसे हिंदू लेडीज की अगर हम बात करें तो उनको शुरू से ही कंडीशनिंग की जाती है कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना है पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन वहीं पर मुस्लिम्स या और कम्युनिटी की जो लेडीज है उनकी ऐसी कंडीशनिंग नहीं होती है। तो वहां पर क्या होता है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी वो डे आता है बट उनके लिए उनका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, उनके लिए कोई ऐसा, क्योंकि उनके फियर कोई बिलीफ बनाया ही नहीं जाता। तो जब भी किसी चीज से फियर एसोसिएट किया जाता है तो वहां पर लोगों का मन हो या नहीं हो वो उस चीज को करते हैं। अब फियर चाहे किसी भी चीज से एसोसिएट कर दिया जाए, जैसे ज्यादातर धार्मिक उससे फियर्स को एसोसिएट कर कर कंपल्शन लोगों के अंदर पैदा कर दिया गया ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो फियर की जो नेचर होती है वो होती है कंट्रोलिंग नेचर। तो अब वहां पर एसोसिएटेड फियर होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को जर्म्स का ही है तो उसको ये है कि जर्म्स चले जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन चले जाएंगे तो डेथ हो जाएगी, इस तरीके से। या फियर ऐसा है कि अगर मैंने इसको अच्छी तरीके से अलमारी को चेक नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, मेरे ऊपर फाइन लग जाएगा। मतलब किसी भी चीज का फियर एसोसिएट होता है। तो जब भी मैं बात करती हूँ ओसीडी सफरर से तो पता चलता है उनके थॉट्स के पीछे फियर की एक पूरी सीरीज होती है और वो बड़ा इंटेंस होता है। और उनसे उसको घबराहट पैदा हो जाती है कि अगर उन्होंने ऐसा कंपल्शन परफॉर्म नहीं किया, इस थॉट पर एक्ट नहीं किया, तो वो जो उनका फियर है वो सच हो जाएगा। जबकि वो फियर क्या होता है, उनका अपना इमेजिनरी और अज्यूम्ड फियर होता है। वो एक रियल फियर नहीं होता, लेकिन वो इतना इंटेंसली उसको फील करते हैं अपने अंदर कि वो फिर उस फियर से बचने के लिए, उस एंजाइटी से दूर जाने के लिए कंपल्शन कर लेते हैं और टेम्परेरी रिलीफ देकर वो समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो साइकिल घूमती रहती है। आपने मेरे बहुत सारे ओसीडी के वीडियोस देखे हैं। जो भी फीलिंग आती है वो फीलिंग थोड़ी देर के लिए खत्म होती है लेकिन वो फिर से पैदा हो जाती है। वो पैदा क्यों होती है बार बार? क्योंकि आप थॉट प्रोसेस पर काम नहीं करते हैं। जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस पर, रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तो ये फीलिंग खत्म होगी, फिर पैदा होगी, खत्म हो जाएगी, फिर पैदा हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं रिलेटेड लाइफ इवेंट्स। अब ओसीडी इतनी तरीके की होती है। पहले की अगर हम बात करें तो लोग 2-4 तरीके की ओसीडी जानते थे। जैसे कि ऐसे एग्जांपल दिया जाता कि लोग ताले कुंडे चेक करते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं, नहाते रहते हैं, ऐसे 2-4 तरीके की, या भगवान के आगे मिन्नतें करते रहते हैं। ये कॉमनली ऐसे नाम लिए जाते थे। लेकिन अब जब भी मैं ओसीडी सफर से बात करती हूँ तो सबको कुछ अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। अब मान लीजिए किसी को कंटैमिनेशन की भी ओसीडी है तो उसमें भी सबके अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। किसी को चेकिंग की भी है तो अलग अलग तरीके की कंडीशन बनती है। तो वो जो थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, जिस तरीके के उनको कंपल्शंस डेवलप होते हैं, वो सब उनकी लाइफ इवेंट से रिलेटेड होते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आप 20 साल के हैं और आपको 20 साल में ओसीडी हुई है। आप 40 साल के हैं, आपको 40 साल में ओसीडी हुई है। आपको जिस भी एज में ओसीडी ट्रिगर हुई, उससे पहले तो आप बिल्कुल नॉर्मल थे। उससे पहले तो इस तरीके का ऑब्सेशनल कोई कंट्रोल या फिर ऐसे कंपल्शन नहीं था आपके अंदर। और वैसे मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि ओसीडी का पैटर्न नेचुरली सभी के अंदर होता है। हम सभी लोग कुछ रिपीटेड थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर रिपीटेड कुछ कंपल्शंस भी करते हैं। लेकिन अगर उससे कोई पेन एसोसिएटेड नहीं होता, उससे कोई फियर एसोसिएटेड नहीं होता, तो हम बिल्कुल नॉर्मली जो है ना उसको ट्रीट करते हैं और जस्ट एक हैबिट का ऐसे नाम दे देते हैं। हम उसे ओसीडी डायग्नोज नहीं करते हैं कि ये तो आदत है इसको ऐसे सोचने की या ऐसे करने की बार बार। तो रिपीटेडली कुछ भी एक्शन लेना, रिपीटेडली कुछ भी सोचना, वही ओसीडी में होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि वहां पर कोई भी पेन फियर एसोसिएटेड नहीं है और यहाँ पर क्या है, पेन और फियर एसोसिएटेड हो जाता है। इस वजह से ये एक डिसऑर्डर, एक बीमारी बन जाती है। तो अब मैं बात कर रही थी कि लाइफ इवेंट्स की, तो समझ लीजिए कि एक इंसान की लाइफ में कुछ भी लाइफ इवेंट्स हुए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी जिसको चेकिंग की ओसीडी ट्रिगर हो गई,
क्या हुआ, एक बार उसका पर्स खो गया था। अब उसका पर्स खो गया था तो उसमें पैसे और उसका मोबाइल वगैरह था। अब वो खो गया, किसी से भी खो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ही ज़्यादा टफ तरीके से लिया और उसको बहुत डांटा, इंसल्ट किया और रिपीटेडली कई बार बच्चों के सामने, फैमिली के सामने इंसल्ट किया। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि तब से उसको एकदम ट्रिगर हो गया और उसको हर चीज़ को चेक करने की आदत पड़ गई। वो बार बार चेक करी, किचन में काम करी तो भी चेक कर रही है, अगर डोर लॉक करने की जिम्मेदारी उससे भी चेक कर रही है, कहीं बैठ रही है तो कोई सामान तो नहीं छूट गया उसको भी चेक कर रही है। मतलब उसको इतना ज़्यादा चेक करने की आदत पड़ गई। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक लड़की, जैसे एक बार क्या हुआ कि वो किचन में काम कर रही थी और किचन में काम करते करते हाथ लग जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ सामान गिर जाता है, फैल जाता है। अब हर एक तो ऐसा नहीं है ना कि एकदम से कुछ फैल गया है, गिर गया है तो बड़ा सिंसियरली साफ सफाई करने लग जाएगा। उसने सोचा अभी कर दूंगी। इतने में करते करते उसकी ताई जी किचन में आ गई और किचन में आई तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा डांटना, कुछ क्रिटिसाइज करना और कुछ अपशब्द भी बोल दिए कि इतनी बड़ी हो गई, नाक कटाएगी आगे जाके, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं, कई बार इस तरीके के हार्श वर्ड बच्चों को घर में बोल दिए जाते हैं। तो उसको इतना ज़्यादा फील हो गया वो, क्योंकि वो लड़की सेंसिटिव थी और उसने कई दिनों तक इस चीज़ को सोचा और उसे लगा कि मैं तो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हूँ, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसको सेल्फ स्टीम इश्यूज आ गए। और इस तरीके से ये एपिसोड कई बार उसके घर में रिपीट पहले भी हुआ था, लेकिन इतना उसने सोचा नहीं था। वो सब भी क्लब हो गए उससे आकर, और इस सब से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसको साफ सफाई रखने का, वो कहीं भी जाती उसको ये था कि हर चीज़ एकदम से अरेंज कर दो, सब चीज़ें एकदम से ठीक कर दो, और वो बिल्कुल क्लीनिंग के प्रति एकदम से इतना ऑब्सेसिव हो गई। मतलब कोई ना कोई लाइफ इवेंट ऐसा होता है जो ट्रिगर कर देता है आपकी ओसीडी को। आप पहले से ही सेंसिटिव ओवर थिंकर होते हैं, आपको उसके लिए वैल्यू कुछ पड़ी भी होती है साफ सफाई से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई लाइफ इवेंट ऐसा होता है जो आपको ट्रिगर कर देता है, और आपको फिर उस टाइम पर वो ओसीडी जब हो जाता है तो इंसान ये कहता है कि ये सब चीज़ें तो मेरे अंदर पहले भी थी, लेकिन पहले तो मेरे को ओसीडी नहीं थी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक फोर्स आई, मतलब जैसे कोई इंसान है वो पहले से ही कमज़ोर था, उसकी इम्यूनिटी वीक थी, और एकदम से मौसम चेंज हुआ और बहुत ही एडवर्स सी कंडीशन आ गई, बहुत ज़्यादा सपोज कीजिए ठंड आ गई है, और किसी इंसान की इम्यूनिटी पहले से वीक है, तो क्या होगा, उस ठंड का असर उस इंसान पर सबसे ज़्यादा आ जाएगा। उसी मौसम के चेंज होने पर कोई इंसान है जो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन कोई इंसान जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो क्या होगा, उसको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी पकड़ सकता है। तो ऐसे ही वो पहले से ही कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का पैटर्न होता है, ओवर थिंकर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और फिर कोई मेजर फोर्स आ जाती है जिसको वो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, तो उससे उनको वो ओसीडी ट्रिगर हो जाता है। तो जब ये लाइफ इवेंट जो होते हैं, कुछ भी इस तरीके का फोर्स, और उसमें जो हुआ हुआ होता है, जो उसकी इमोशनल वैल्यू होती है, वो भी इतना कंट्रोलिंग होती है कि आपको बिल्कुल कंट्रोल कर लेती है। जितने भी मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, उनकी जो भी याददाश्त है वो बहुत लंबे समय तक, और कई बार तो हमारे साथ आखिरी टाइम तक रहती है, तो वो भी हमें कंट्रोल ही करे हुए होते हैं। ऐसे ही आप समझिए ओसीडी के बारे में एक और खास बात, ओसीडी जो है वो हमें कुछ मैसेज देना चाहती है। मतलब ओसीडी जिस भी व्यक्ति को जिस भी तरीके से होगी, वो बार बार रिपीटेड थॉट्स के रूप में हमारे को कुछ मैसेज देना चाहती है। लोग उसका मैसेज तो लेते नहीं है, उसके पीछे की वैल्यू तो पता करते नहीं है, उसके पीछे का कोर बिलीफ तो पता करते नहीं है, उसका सुनते ही नहीं है कि जो ओसीडी आपको बताना चाह रहा है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन वो बस क्या है, उसका मैसेज रिसीव करे बिना उसको जो थॉट आ रहा है बार बार उस पर एक्ट करते रहते हैं। यानी कि जब भी आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सोच समझकर अपने वो जो ओसीडी आपको मैसेज देना चाह रहा है उसके पीछे की जो उसका मैसेज है, जो उसके पीछे का उसका लर्निंग है, जो उसका पर्पस है, अगर आप अपने ओसीडी थॉट को शांति से बैठकर उनसे बात करें, उन्हें समझें, तो आपको पता चलेगा कि ओसीडी जो है ना वो आपको कोई ना कोई बात है सिखाने आ रहा है। ओसीडी को आप अपना दुश्मन नहीं, ओसीडी को आप अपना फ्रेंड समझिए और उससे मैसेज लीजिए कि ये जो रिपीटेड थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है वो आपको क्या सिखाना चाहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक लड़का, उसको क्या वहम रहता था जब भी वो गाड़ी चलाता था कि उसकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया है, और वो जब भी गाड़ी चलाता था
हर आधा एक घंटे में अपनी गाड़ी को रोककर और ये देख लेता था कि मेरा जो है ना टायर पंचर तो नहीं हो गया। अगर वो कहीं शॉर्ट उस पर भी जाता था कि 10 मिनट के रास्ते पर भी, तो वो हर 1-2 मिनट बाद ये ज़रूर देखता था कि कहीं मेरा टायर पंचर तो नहीं हो गया है। अब इस बात से बड़ा परेशान था, क्योंकि सड़क में आपको एकदम से बेचैनी हो रही है कि गाड़ी रोकनी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। जब मैंने उसको बोला कि देखो आपका ओसीडी कोई मैसेज देना चाहता है, उसके पीछे का कोर मैसेज क्या है, आप थोड़ा सा कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस याद करो, सोचो कुछ तो मैसेज होगा ही। तब उस लड़के ने मुझे याद कर कर बताया कि जब वो 10th क्लास में था, तो वो 10th क्लास में जहाँ था वो एग्ज़ाम देने जा रहा था और उसके पास जो बाइक थी, तो उसकी बाइक में ना पंचर हो गया था। उसकी बाइक में पंचर हो गया था, इसकी वजह से वो टाइम पर एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पाया था और वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हुई थी और उसका एग्ज़ाम छूट गया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वहाँ पर क्या है कि वो अंदर का एक एक्सपीरियंस, अब वो बड़ा हो गया, अब वो बाइक नहीं चलाता, वो गाड़ी चला रहा था और सेटल भी हो गया था। लेकिन क्या है कि उसके ओसीडी उसको मैसेज देना चाह रहा था कि भाई अगर कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाओ आप, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपना। तो अब क्या है, मैंने उससे बोला कि ठीक है, आपका ओसीडी आपको इस एक्सपीरियंस की वजह से बार बार ये कंपल्शन करने पर मजबूर कर रहा है। तो अब आप अपने ओसीडी से बात करो कि किस तरीके से जो उसने आपको मैसेज दिया उसका सोल्यूशन क्या है। तो फिर जब मैंने उसको डीपली हिप्नोटाइज किया और वो बहुत रिलैक्स था, इंटरनली फोकस था, तो उसके अंदर से ये आया कि मेरा ओसीडी मुझे ये मैसेज जो दिया है वो बता रहा है कि सोल्यूशन इसका ये है कि मैं जब भी कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाऊं तो मैं देखूं कि मेरे गाड़ी के जो टायर हैं उनमें अच्छी तरीके से हवा है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह ठीक है या नहीं है, या मैं अपनी जो कार की सर्विस है या जो भी व्हीकल में मेंटेन करता हूँ उसकी मैं प्रॉपर रेगुलर सर्विस वगैरह मुझे करानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल से मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि आपका ओसीडी आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, आपको बेटर करना चाहता है। तो प्लीज ओसीडी से झगड़ा मत कीजिए, उसको फ्रेंड मानिए, उसकी बात सुनिए और फिर उसके दिए हुए सॉल्यूशंस पर वर्क कीजिए, तो उसका पर्पस पूरा हो जाएगा और वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। तो ये मैसेज जब तक आप उसका रिसीव नहीं करेंगे तब तक भी वो क्या करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। तो इसलिए उसका मैसेज रिसीव कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं सेल्फ एस्टीम। जो ओसीडी सफरर होते हैं, देखा गया है कि उनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। अब जिन भी लोगों की सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस लो होता है वो कई बार इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं, जॉब में भी हो सकते हैं, किसी ऊंचे पद पर भी हो सकते हैं। बोलते ऐसा कैसे आप कह रहे हो कि हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो लो है या कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन जब आप उनकी डेप्थ में जाते हैं तो उनको आपको पता चलता है कि वो पहले से ही थोड़ा सा सेल्फ डाउट में, कंफ्यूजन में रहने वाले, या उनको कुछ सेल्फ स्टीम इश्यूज थे जिसकी वजह से वो अपने आप को फोर्सफुली आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर रूट में उनकी कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी। तो ओसीडी के पीछे सेल्फ स्टीम इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन इश्यूज भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 100 के 100% लोगों को ऐसे ही होगा जिनको भी ओसीडी है, लेकिन काफी केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ भी सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं तो वो भी क्या करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और वो आपको इस तरीके की कंफ्यूजन, डाउट्स पैदा करेंगे। और फिर जब भी डाउट होता है तो वहां पर फियर आकर खड़ा हो जाता है, और जब फियर आकर खड़ा हो जाएगा वो फिर से आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, फिर से आपको वो डाउट्स रिपीटेडली आते रहेंगे, तो एक से दूसरा, दूसरे से चौथा कंफ्यूजन होता रहेगा। आप समझिए कि जब भी सेल्फ स्टीम इश्यूज होंगे तो यहां पर भी क्या होगा, फियर की वजह से ये भी आपको कंट्रोल कर लेंगे। आगे है लास्ट, फीलिंग एट फैक्ट। जो ओसीडी सफरर होता है वहां पर उसका जो इमोशनल साइड होता है वो उसको इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसको अपने इमोशंस ही फैक्ट लगने लगते हैं, जबकि जो भी लॉजिक्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी उसको फैक्ट्स दिए जाते हैं, उसका ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है। ये रिजेक्शन किस वजह से होता है, उसके कोर बिलीफ की वजह से होता है। ये इससे कनेक्टिंग है। अब मान लीजिए कोई भी तरीके की आपको ओसीडी है, तो वहां पर आपका एक बिलीफ बना हुआ है और आपको उससे फीलिंग आ रही है, और फीलिंग में भी फियर आ रहा है, आपको बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही है। तो वहां पर क्या है, उसको लगेगा कि जो मुझे फील हो रहा है वही सच है, बाकी सब जो लोग मुझे फैक्ट्स दिखा रहे हैं या जो वो कर रहे हैं मेरे सामने वो सब कुछ झूठ है। तो वो फीलिंग को ही फैक्ट की तरह मान लेते हैं, और ये एक डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग होता है। लेकिन फीलिंग इतनी इंटेंस होती है, उनकी नेचर कंट्रोलिंग होती है, तो जब इमोशन
इमोशनल ब्रेन आप पर हावी हो जाता है, क्योंकि ओसीडी में ऐसा ही होता है, आपके इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं और आपके लॉजिकल सेंस को हाईजैक कर लेते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल कंट्रोल कर साइड में कर देते हैं, छुपा देते हैं, और जो इमोशंस हैं वो ही आगे फ्रंट पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो इमोशंस वैसे भी बहुत ही इंटरकनेक्टिंग होते हैं, एक के साथ दूसरे को ले आते हैं, उनमें भाईचारा ज्यादा होता है और लॉजिक्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि लॉजिक उनको दिए जाते हैं तो शुरुआत में काम नहीं करते हैं। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि जब तक उनके कोर बिलीफ नहीं जो है ना आप चेक करेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तब तक नहीं काम करेंगे। जो उनके जो लाइफ के इवेंट्स हैं, जो उनके रिलेटेड इवेंट्स जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ, उस पर आप काम नहीं करेंगे तो ओसीडी ठीक नहीं हुआ। जब तक ओसीडी से आप मैसेज रिसीव नहीं करेंगे और उसके सोल्यूशंस पर काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या है, ये कंट्रोलिंग नेचर होती है इनकी। अब देखिए कि ओसीडी वाला क्या है, ऐसे सर्कल में फंसा हुआ है पूरी तरीके से, बुरी तरीके से। अब इतनी कंट्रोलिंग फैक्टर्स उसके आसपास चल रहे हैं, ऊपर ऊपर से आप कोई दवाई खा रहे हैं, आप ठीक ही नहीं होंगे। ठीक भी हो जाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए होंगे, फिर वो रिलैप्स कर जाती है या फिर अपनी फॉर्म बदल लेती है। आप अपने थॉट प्रोसेस पर भी ऊपर ऊपर से काम करते हैं, तब भी क्या होगा, तब भी आप ऐसे नहीं ठीक हो पाएंगे, क्योंकि आप क्या है, थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ थॉट्स को आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी जड़ी उखाड़ कर फेंक दें तो आपको ये सारी बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट कर कर देखो, कुछ भी करो, इसका पूरा का पूरा ऐसे वर्कशीट मेंटेन करो, आप जो है ना देखो, पूरा डेप्थ में जाओ, और जब डेप्थ में जाकर पूरा एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और तभी आप अपनी ओसीडी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये ओसीडी की टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये ओसीडी में रिपीटेड थॉट आ रहे हैं और एक्शन या फिर अवॉइडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए किसी को ऐसे वॉशरूम में जाने का मतलब ये है कि बस उसका अब तो 1 घंटा गया, उसके बाद क्योंकि उसे बहुत बार हाथ धोना पड़ेगा, पूरा अपने आप को कई बार क्लीन करना पड़ेगा, हो सकता है किसी को नहाना हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो टॉयलेट ही नहीं जाते हैं, टॉयलेट रोक कर रखते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं, बहुत ही कम पानी पीते हैं, बस जितना सर्वाइवल के जरूरी है, ताकि उन्हें वॉशरूम न जाना पड़े। तो अवॉइड करने वाले भी होते हैं लोग एंड एक्शन लेने वाले भी होते हैं। तो ओसीडी में क्या होता है कि रिपीटेड थॉट्स आती हैं, आप जानते ही हैं, और फिर उस पर एक्शन होता है या फिर अवॉइडेंस होती है। अभी जो रिपीटेड थॉट्स होती हैं, मैंने आपको बताया, ये फियर आपको देती हैं, कुछ फियरफुल थॉट्स आपके अंदर आती हैं और फिर आपका कंपल्शन हो जाता है। अब जरा इसकी टाइमलाइन को देख लेते हैं पीछे जाकर। यहाँ पर पास्ट में लाइफ के इवेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है। फिर एक ट्रिगरिंग इवेंट आ जाता है लाइफ में, और उससे एसोसिएटेड बिलीफ जो होता है वो भी ट्रिगर हो जाता है। तो अब ये तो हुआ ओसीडी और ओसीडी के पीछे का पास्ट। अब ये जो रिपीटेड थॉट्स हैं, ये समझिए, ये ऐसे मानिए कि ये बेबीज हैं, और इसके पीछे का जो ये एसोसिएटेड बिलीफ है, ये मानिए कि मदर है। अब एक बात बताइए, अगर मदर की सेहत अच्छी नहीं है तो बच्चे हेल्दी पैदा होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो मदर की सेहत हमें ठीक करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी बेबीज पैदा हों। तो ऐसे ही क्या है, हमें अपना जो कोर बिलीफ है उसको ठीक करना पड़ेगा, ताकि उस कोर बिलीफ से जो पैदा होने वाले थॉट्स हैं वो सही आए। तो अब लोग क्या करते हैं, वो बेबी की हेल्थ सुधारने पर लग जाते हैं, वो ना बेबी को न्यूट्रिशन देते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। अरे उसके पीछे का पहले आपको एसोसिएटेड जो कोर बिलीफ है, जहां से वो थॉट्स पैदा हो रहे हैं, आपको उसको ठीक करना है। जब आप इसकी हेल्थ सुधार देंगे, इसको ठीक कर लेंगे, वहां पर क्या होगा, जो उससे पैदा होने वाले थॉट्स होंगे वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और जब आपके थॉट्स ठीक होंगे तो वो जो इमोशन ट्रिगर होगा वो भी आपको अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देगा, आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही है ना कि हमारे दिमाग में जैसे भी थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स में क्या होती है, पावर होती है आपके इमोशंस को हिट करने की। और जब वो आपके इमोशंस को हिट कर देते हैं तो यहां पर आपके क्या होती है, फीलिंग्स। आप जब फील करते हैं, फीलिंग्स बॉडी में फील करते हैं, एंड देन फिर आपके अकॉर्डिंगली एक्शन तय हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो थॉट्स हैं ये कहां से आपके एक्सेप्ट और रिजेक्ट होती हैं, आपके जो कोर बिलीव्स होते हैं, राइट। इसी के बेसिस पर आपकी थॉट्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब करेक्ट करना है। और आप जब ये पूरा का पूरा वर्कशीट जो मैंने अभी समझाया था बना लेंगे, और इस तरीके से अपनी टाइमलाइन बना लेंगे, अब फ्यूचर में समझिए क्या होता है। अगर कोई इंसान इन सब चीजों पर वर्किंग नहीं करता है तो उसका फ्यूचर तो वर्स्ट ही हो जाएगा ना।
बिकॉज ओसीडी इतना कंट्रोल कर लेगा कि आपका टाइम खत्म कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा, आपकी सोशल लाइफ को बर्बाद कर देगा, आपकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देगा, आपका करियर चौपट कर देगा। सब इस तरीके से करने की पावर होती है। तो अगर आपने यही जो कर रहे थे अगर यही करेंगे तो फ्यूचर तो आपका और भी ज्यादा बुरा ही हो जाना है। लेकिन अगर आप यहीं पर वर्क कर लेंगे, अब देखिए मान लीजिए आप यहीं पर वर्क कर लेंगे तो क्या होगा, ये आपको इस एरिया पे वर्क करना है अपना एसोसिएटेड बिलीफ पर, तो ये यहाँ पर अपने आप ही करेक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लाइफ इवेंट्स पर अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीव्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब जब आप इतना वर्किंग कर लेंगे और अपने ऊपर कॉग्निटिव लेवल पर काम करना शुरू कर देंगे। किस लेवल पर काम करना है आपको? कॉग्निटिव के लिए आप जानते हैं सीबीटी थेरेपी होती है, एंड जो एक्शंस लेवल के लिए होती है वो ईआरपी थेरेपी होती है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशंस होते हैं, एनएलपी की टेक्निक्स होती हैं, हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स होती हैं। वो सब मिलाकर कलेक्टिवली जो दो मेजर थेरेपीज होती हैं उसी के अंदर एक कॉम्बिनेशन पैकेज होता है टेक्निक्स का, ट्रीटमेंट्स का, और जो कि बिल्कुल बिना दवाइयों के होता है। तो मैं कलेक्टिवली सिर्फ आपको ये दो नाम ऐसे बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है। और वो वाइड रेंज जो होती है टेक्निक्स की सारी की सारी जो आपको प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, उस सब से क्या होता है ये सारा का सारा सुलझ जाता है दिमाग में। तो ये फिर वर्स नहीं होता आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है, आपको ना बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस भी चीज को हम रिपीट करते हैं, अब जैसे आपको फायदा होना शुरू हुआ, आपने टेक्निक्स लगाई, आपने अपने कोर बिलीफ पर काम किया, और फिर कोर बिलीफ चेंज होने के बाद फिर थॉट्स भी डेफिनेटली चेंज होंगी, फीलिंग भी डेफिनेटली चेंज होंगी, और आपने जो पहले एक्शन ले रहे थे उसके बजाय अब नया एक्शन एक सामने तैयार हो जाएगा। तो जब आप अपने थॉट एक्शन में चेंज महसूस करेंगे और आप उस पर बदले हुए बिलीफ के साथ एक्ट करेंगे, तो यहां पर क्या पैटर्न आएगा, एक न्यू पैटर्न आ जाएगा। अब ये जो न्यू पैटर्न होगा ये क्या है, ये एक बेबी पैटर्न है। अब बेबी पैटर्न है ये यहाँ पर, तो एकदम तो काम नहीं करेगा ना। पहले एक क्या है, आपकी जो थॉट थी, जो ओल्ड थॉट थी आपकी, ये क्या थी, एक अडल्ट थॉट, एक मेच्योर थॉट थी, राइट। जो आपकी न्यू थॉट है वो क्या है, एक बेबी थॉट है। अब एक बात बताइए, एक बेबी एक अडल्ट से कैसे फाइट करेगा? नहीं कर सकता ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो अडल्ट है इसको फीड करना बंद करना पड़ेगा। बस बहुत खाना दे लिया तुम्हें, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो नो फीड, कुछ भी नहीं देना इसको। यानी कि ना इस पर जो ये थॉट आ रही है इसका सोर्स बंद कर देना है, यानी कि कोर बिलीफ को चेंज कर लेना है। अब जब कोर बिलीफ यानी कि सोर्स ही बंद कर लिया है, तो इसको क्या है, किसी भी तरीके से फीड ही नहीं मिलेगा। जब फीड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसकी सेहत डाउन होती चली जाएगी, इसकी हेल्थ कमजोर होती चली जाएगी। और ये जो बेबी है इसको बहुत प्यार से आप फीड कीजिए, जो नया बिलीफ आप बना रहे हैं उसको रीइंफोर्स कीजिए। जितना आप इसे रीइंफोर्स करेंगे उतनी अच्छी इसको फीडिंग मिलेगी। तो इसको कहां से मिलता है, रीइंफोर्स करने से। जो नया बिलीफ है इसको रीइंफोर्स करेंगे, ये इसकी फीडिंग है। तो जब एक बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उसको बहुत अच्छे से फीड किया जाता है, तो क्या होता है, वो ग्रो करता है, उसकी सेहत बढ़ जाती है। तो ये क्या है, धीरे 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 बेबी ग्रो करके क्या बन जाएगा, ये एक अडल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और जब ये थॉट मैच्योर हो जाएगी आपके अंदर, ये थॉट अडल्ट बन जाएगी, तो फिर क्या है, ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करने लगेगी, क्योंकि ये मेच्योर हो जाएगी। और इसको फीड ना मिलने की वजह से क्या है, ये तो हो जाएगा डेड। तो इस तरीके से आपको काम करना है। जब हम चेंज कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम ना इस अडल्ट से ना डर जाते हैं। जो पुराना बिलीफ होता है उसकी नेचर कंट्रोलिंग होती है, और क्योंकि वो मेच्योर होता है तो वो आपके नए जो बेबी थॉट होता है उसको डराता है, धमकाता है। लेकिन डरना धमकाना नहीं है, बस इसका फीडिंग बंद कर दो और इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए ना रीइंफोर्स करो। जो भी नया बिलीफ आप बनाते हो उसको आंखें बंद करो, अपने आप को कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर रिलैक्स करो, और उसको मेंटली बार बार रिपीट करो, और उसकी पिक्चर्स बनाओ अपने दिमाग में कि नए बिलीफ के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। और फिर जब आपके पास वो मेंटल इमेजेस आ जाएंगी, आपके दिमाग में वो नई इमेजेस, नए थॉट्स सेट हो जाएंगे, आपका नया बिलीफ सेट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वही पॉजिटिव रिलैक्सेशन की फीलिंग्स महसूस होने लग जाएंगी। और आपका जो बेबी थॉट है वो मेच्योर हो जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा, और फिर ये आपके ऊपर राज करेगा, और आप अपने ओसीडी से ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। फिर यहां पर क्या होगा, ये वर्स कुछ नहीं होगा भाई आपके साथ, आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हैप्पी
हैप्पी फ्यूचर हो जाएगा। ऐसे आप ना स्माइल करोगे, ठीक है, और आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आप काम कर कर अपने ओसीडी को बाय बाय कह दोगे, और अब मेरा भी आपसे बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो प्लीज़ आप जो है ना, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करें कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो ने कितना हेल्प किया है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर याद रखना है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।